नमस्कार। एनएमएफ न्यूज के नए प्रोग्राम क्या कहता है कानून में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त कानूनी दांवपेच में बहुत बुरी तरीके से फंसे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट में जब उनके मामले की सुनवाई हुई, हालांकि उन्होंने वहां जमानत की अर्जी नहीं लगाई थी, उन्होंने वहां कहा था कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो अवैध तरीके से ईडी ने की है। इस बात को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट में उन्होंने अर्जी दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया और कह दिया कि जो साउथ लॉबी से घूस लेने का मामला है, गोवा के चुनाव में उस पैसे को खर्च करने का जो मामला है और ईडी ने जो सबूत दिए हैं उसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल को दोषी करार दिया था दिल्ली हाईकोर्ट ने। जिसके बाद उस फैसले को, हाईकोर्ट के फैसले को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और वहां भी यही कहा है कि मेरी गिरफ्तारी अवैध तरीके से की गई है। इस मामले पर 15 अप्रैल को सुनवाई होनी है, तो 15 अप्रैल को क्या कुछ हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, क्या हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में भी, या फिर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में पलटा जा सकता है। इन्हीं संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आशीष पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएमएफ न्यूज पर। सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के मामले में 15 अप्रैल को सुनवाई होनी है, तो उसमें कानूनी दांवपेच क्या कहते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को पलटा जा सकता है या फिर बरकरार रखा जा सकता है? देखिए, हाईकोर्ट में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की जमानत की याचिका नहीं लगी हुई थी। उन्होंने 482 में एक पिटीशन मूव करी थी जिसमें दो चीज़ों को चैलेंज किया गया था। पहली ये कि उनका जो अरेस्ट हुआ है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, वो इलीगल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई थी 2023 में ही आई थी। उनका ये दावा था कि इस गाइडलाइन का वायलेशन हुआ है, जिसकी वजह से ये एक आर्बिट्रेरी अरेस्ट है। दूसरा उन्होंने जो चैलेंज किया था दिल्ली हाई कोर्ट में, वो ये था कि जो उनकी कस्टडी ईडी को दी गई है वो इलीगल है, वो आर्बिट्रेरी है। वो ऑर्डर, कस्टडी का ऑर्डर एक मैकेनिकल फॉर्म में पास किया गया है और उसके पीछे कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा ही डिटेल्ड ऑर्डर आया, करीब मोर देन 100 पेजेस में वो ऑर्डर आया हुआ है। और इन दोनों चीज़ों पर अब चूंकि देखिए, ईडी को जो कस्टडी मिली हुई थी अरविंद केजरीवाल जी की, वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी और उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा चुका था। तो दूसरा ग्राउंड ऑलरेडी उनका एक तरीके से इन्फेक्चुअस हो चुका था। जिस ग्राउंड पर हाई कोर्ट में डिसीजन हुआ वो ये था कि क्या उनका अरविंद केजरीवाल जी का जो अरेस्ट हुआ है वो लीगल है या इलीगल है, इन द लाइट ऑफ गाइडलाइंस गिवन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए, एक 2023 में एक पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक प्रोविजन दिया था कि आर्टिकल 19 सेक्शन 19 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जिसके तहत अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, उस समय जिस किसी भी एक्यूज को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके जो रीजंस होते हैं उसको राइटिंग में एक्यूज को प्रोवाइड कराना होता है। तो बड़े ही डिटेल्ड तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर में इस चीज को बताया गया है कि किस तरीके से उनको अरेस्ट करते समय काफी एक डिटेल्ड उनको एक डॉक्यूमेंट्स दिया गया जिसमें सारे रीजंस ये मेंशन थे कि उनके क्यों गिरफ्तारी हो रही है, एजेंसी के पास क्यों रीजंस टू बिलीव है कि वो उस पूरे क्राइम में कल्प्रिट थे, उनको एक्यूज बनाया गया। तो इन ग्राउंड्स के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला आया कि इस गिरफ्तारी को इलीगल नहीं करार दिया जा सकता है। अब देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी के सामने एक ये ऑप्शन खुला था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाते और इस चीज़ को चैलेंज करते, जैसा कि उनके वकीलों ने किया भी। और आपने बताया ये 15 को सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर आ रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट से कोई भी डिसीजन आता है उसका एक अपीलेट जुरिसडिक्शन होता है। यहाँ पर वो जिस चीज की तरफ जाएंगे वो है आर्टिकल 136 में एक एसएलपी का प्रोविजन होता है, स्पेशल लीव टू अपील का प्रोविजन होता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपीलेट जुरिसडिक्शन होता है। उसमें सबसे पहले ये डिसाइड होता है कि क्या आपको ये छूट दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर भी सकते हैं या नहीं। एक बार अगर आपको वो छूट दी जाती है तब वो एक
क्रिमिनल अपील में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए जिस तरीके से हाई कोर्ट का डिसीजन आया और जितना डिटेल्ड डिसीजन है और खासकर उसमें इन सारे बिंदुओं को बताया गया है कि किस तरीके से ये आपके 2023 की गाइडलाइंस का वायलेशन नहीं है, तो चांसेस काफ़ी कम दिखाई पड़ते हैं कि इसमें अरविंद केजरीवाल जी को कोई रिलीफ मिलेगी। लेकिन हाँ, फिर भी देखिए अल्टीमेटली फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना है, कोर्ट की तरफ से ही फैसला आना है, तो उस पर कोई फाइनल फैसला क्या होगा इस पर हमको कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये लीगली काफी चैलेंजिंग रहेगा अरविंद केजरीवाल जी के लिए कि कोई रिलीफ वहां से वो सिक्योर कर पाए। अच्छा, अगर कानूनों को देखें तो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत मिले। अच्छा, एक बात और बताइए आशीष जी, जिस तरीके से आपने कहा कि पहले वो ईडी की कस्टडी में थे, अब वो जुडिशियल कस्टडी में है, तो क्या अगर अरविंद केजरीवाल अपनी जमानत की याचिका लगाते जब वो ईडी की कस्टडी में थे, कोर्ट में जब अगर अपनी जमानत की याचिका लगाते, तो क्या उस वक्त अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती थी? देखिए जमानत खासकर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में वो अपने आप में एक बड़ी ही मुश्किल चीज है लीगली स्पीकिंग, क्योंकि जो सेक्शन 45 है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, वो ट्विन टेस्ट की बात करता है। ट्विन टेस्ट में इस पर हमने पहले भी चर्चा की है इसी प्लेटफॉर्म पर। देखिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुना जाना जरूरी होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सुनवाई के बिना कोई भी डिसीजन कोर्ट नहीं दे सकती प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। दूसरी ये कि कोर्ट को खुद को सेटिस्फाई करना होता है कि एक्यूज ने ये क्राइम कमिट नहीं किया है, एक प्राइमा फेसी केस उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि एक्यूज बाहर निकलने के बाद उस क्राइम को कमिट नहीं करेगा। तो जो जमानत के नॉर्मल प्राविधान होते हैं हमारी सीआरपीसी में, उसमें इतनी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस नहीं होती है कि प्राइमा फेसी आप इनिशियल स्टेज पर ही ये व्यू बनाएं कि एक्यूज ने ये क्राइम कमिट किया है या नहीं किया है। इसीलिए अगर आप देखिए संजय सिंह जी के मामले में जो उनकी बेल हुई, उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ही एक तरीके से सरकारी वकील ने ही कंसेंट दे दी थी कि इनको फर्दर इनकी कस्टडी की हमको जरूरत नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने सेकेंड पॉइंट पर, जो ट्विन टेस्ट का सेकेंड टेस्ट है, उस पर वो कोर्ट नहीं गई और मेरिट पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। अगर केजरीवाल साहब अगर बेल एप्लीकेशन लगाते हैं तो देखिए, और बेल एप्लीकेशन डिसाइड करने के लिए चूंकि उनको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, तो उनको इन दोनों टेस्ट को सेटिस्फाई करना होगा इसके पहले कि उनको जमानत दी जा सके। और ये काफी चैलेंजिंग टास्क होगा, स्पेशली इस चीज को कंसीडर करते हुए कि दिल्ली हाई कोर्ट के 100 पेजों से ज्यादा के ऑर्डर में उनके खिलाफ जितनी भी सबूत हैं उन सबको कहीं ना कहीं कंपाइल करके पब्लिक डोमेन में लाया गया है। तो अब इसके बाद एक प्राइमा फेसी व्यू अगर कोर्ट बनाती है कि उन्होंने ये क्राइम कमिट नहीं किया है, तो ये शायद लीगली काफी चैलेंजिंग होगा अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों के लिए कोर्ट में ये साबित करना। इसलिए जमानत की तरफ शायद वो नहीं जा रहे हैं, उसकी पिटीशंस नहीं लगा रहे हैं। वो जिस तरफ जा रहे हैं वो ये है कि इनके अरेस्ट को ही इलीगल डिक्लेयर करा के इनको बाहर ले आया जा सके। अच्छा, आपने संजय सिंह जी का जिक्र किया, एक छोटा सा जवाब चाहूंगा मैं संजय सिंह जी पर भी। जिस तरह के संजय सिंह को आरोपी बनाया ईडी ने, 6 महीने वो जेल में भी रहे, पूछताछ भी उनसे हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद ईडी ने कह दिया कि अब हमें इनसे पूछताछ की जरूरत नहीं है, जो हमें कुछ काम करना था वो हमने कर लिया और अब इन्हें जमानत आप दे सकते हैं। तो क्या कहीं संजय सिंह वो कड़ी हो सकते हैं इस केस में, जो इस केस को ईडी की तरफ से कमजोर किया जा सके या एक केस कमजोर हो जाए? नहीं, देखिए जो जमानत हुई है संजय सिंह जी की, वो अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ें, वो जमानत का ऑर्डर, तो कहता है कि इस जमानत के ऑर्डर की मेरिट्स पर कोई भी बेरिंग नहीं होगी। इस जमानत का ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि जो ट्विन टेस्ट का सेकेंड टेस्ट था उस पर हमने इन चीजों को, फैक्ट्स ऑफ द केस को कंसीडर करते हुए इनको जमानत दी है। तो कई सारी कंडीशंस के साथ संजय सिंह जी को जमानत दी गई है। इसलिए वो केवल और केवल इस ग्राउंड पर थी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने वहां पर ये कहा कि इनकी फर्दर कस्टडी की जरूरत नहीं है, इसलिए इनको बेल पर रिहा किया जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता, या कानूनी दृष्टि से ये कहना ठीक नहीं होगा कि संजय सिंह जी की रिहाई से ये केस कहीं से भी कमजोर हो गया। ठीक है आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए, दर्शकों को समझाने के लिए उन कानूनी पहलुओं को जिनको लेकर बाहर एक अलग सा नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि संजय सिंह को जमानत मिल गई तो अब अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल सकती है। तो आपको एक बार फिर बता दूं, जो हाईकोर्ट का फैसला आया था, वकील साहब ने भी बताया, वो एक बहुत डिटेल्ड फैसला था और उसके बिना पर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पलटा जाए ऐसा होना
जो है असंभव सा नजर आता है। हालांकि 1% ऐसा हो सकता है कि केस को सुप्रीम कोर्ट में फैसला पलटा जाए, लेकिन ज्यादा चांस इस बात के नजर नहीं आते। तो आपको ये जो कानूनी पहलू हमने आपको अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का समझाया है और जो सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई होनी है, उससे पहले जो हमने आपको कानूनी पहलू बताया है, उस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।